चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अहम जानकारियां भेजने लगे हैं। इस बीच इसरो ने मिशन को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है, जिसके मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन का रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून वॉक कर रहा है और इसके सारे उपकरण ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। इसरो ने शनिवार को बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के 3 उद्देश्यों में से 2 हासिल कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे पर काम चल रहा है। इसरो ने ट्वीट किया कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। चंद्रमा पर रोवर ठीक ढंग से चल और घूम रहा है। चांद पर वैज्ञानिक प्रयोगों का काम जारी है। इसरो ने यह भी कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के सभी उपकरण सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। It's not only that soft landing has occurred, most of the scientific mission objectives that are going to be met now. All the 5 instruments on board Chandrayaan 3, including the lander and the rover, all of them are switched on. उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 के साथ गए उपकरण चांद से अच्छी जानकारियां भेज रहे हैं। चांद से आ रही इन जानकारियों का परीक्षण किया जा रहा है। इसरो प्रमुख ने कहा कि चंद्र दिवस यानी कि 14 दिन तक चांद से आने वाली जानकारियों को इकट्ठा किया जाएगा और उम्मीद है कि इससे विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल होगी। We will continue to measure a lot of data from moon in the coming 14 days, the day of the moon, and we hope that we will make really good breakthrough in science while doing so. इसरो प्रमुख ने कहा कि वैज्ञानिक अगले 14 दिनों के लिए उत्साहित हैं, जब तक चांद पर दिन होगा। उन्होंने 14 दिन की रात के बाद विक्रम और प्रज्ञान के फिर से सक्रिय होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया। We are looking excitedly for the next 13-14 days until the day on the moon sets, and next 14 days for the wake-up call from the day when it opens out. How the Vikram and the Pragyan will do its further 14 days of work. So let us all pray and wait for those events. चंद्रयान 3 मिशन के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून वॉक करके 12 मीटर की दूरी तय कर ली है और इसके सारे उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं। आइए अब एक नजर चंद्रयान 3 की अब तक की यात्रा पर डालते हैं। तो 23 अगस्त की शाम करीब 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। इसके बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की तस्वीरें भेजी। ये तस्वीर उस समय ली गई थी जब लैंडर चांद की सतह पर उतर रहा था। लैंडर ने एक और तस्वीर भेजी जिसमें लैंडिंग साइट दिखाई दे रही थी। इसरो ने 24 अगस्त को एक वीडियो शेयर किया और यह बताया कि रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकल गया है और चांद पर चहलकदमी करने लगा है। 25 अगस्त को इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर लगभग 8 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय कर ली है और 26 अगस्त को इसरो ने यह जानकारी दी कि चंद्रयान 3 मिशन के 3 उद्देश्यों में से 2 हासिल कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे पर चल रहा है। चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ आज केरल पहुंचे, जहां उन्होंने तिरुवनंतपुरम के भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान एस सोमनाथ पारंपरिक कपड़ों में नजर आए। उन्होंने मंदिर में भोग लगाया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो मंदिरों में जाते रहते हैं। So it's a part of the journey of my life to explore both science and spirituality. So I come to many temples. I read many scriptures. So try to find the meaning of what our existence and our journey in this cosmos. इसरो प्रमुख ने कहा कि चंद्रयान 3 की मदद से हमारे पास चांद की सतह की बिल्कुल नजदीक से ली गई फोटोज होंगी जो बहुमूल्य हैं। We have the best picture ever of moon, one of the closest picture to the real regolith. So they are precious commodity that's not available anywhere in the world. Nobody has such close proximity photos. उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें कुछ दिन बाद आएंगी क्योंकि पहले ये डेटा सेंटर जाएंगी जहां वैज्ञानिक उनका मूल्यांकन करेंगे। इस दौरान एस सोमनाथ ने इसरो के आगे के मिशन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन और अच्छा करेगा क्योंकि चंद्रयान की सफलता के बाद वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ा है। Anyways, because we have the same team. Really, there is no some. I don't have an Aditya team. I don't have a Chandrayaan team or a Gaganyaan team. It's one of the same people. So everybody does on the cutting edge work. Their confidence to do much more challenging things will improve. So we hope that Gaganyaan will be done better. उन्होंने कहा कि भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है। എല്ലാവരും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇനിയും ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കും ശുക്രനിലേക്കും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം.
നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം, നമ്മുടെ സ്പേസ് സെക്ടർ വലുതാവണം, ഇതിലൂടെ നമുക്ക് രാജ്യത്തിന് മൊത്തം പുരോഗതി ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അത് നടപ്പാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആദരണീയ പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. ഇന്ന് നമുക്ക് തന്ന വിഷൻ ഞങ്ങൾ നടത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. इसरो प्रमुख ने कहा कि देश का पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है. इसे सितंबर के पहले सप्ताह में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, जिसकी तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा. उन्होंने चंद्रयान 3 के टच डाउन पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखे जाने पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को नाम रखने का अधिकार है. He narrated the meaning of it in a manner that suits all of us. I think there is nothing wrong with that. And also he gave the next name to Tiranga, and both are Indian sounding names. No, see, we must have a significance of doing what we are doing. So, and he has a prerogative of naming it, being the Prime Minister of the country. हालांकि चंद्रयान 3 के टचडाउन पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखे जाने पर लगातार दूसरे दिन भी सियासी बयानबाजी जारी रही. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा. अडानी का नाम लेकर तंज कसा. महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि पीएम ने चंद्रमा के कुछ हिस्सों के नाम तिरंगा और शिव शक्ति रखे हैं. अब अडानी रियल एस्टेट सेक्टर में उतरेंगे और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके चंद्रमा पर अर्थ फेसिंग फ्लैट्स बनवाएंगे, जहां मुसलमानों को एंट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ शाकाहारी लोग ही रहेंगे. कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी महुआ मोइत्रा का समर्थन किया और तंज कसा कि पीएम का बस चलेगा तो पूरा चांद अडानी को दे देंगे. प्रधानमंत्री का बस चलेगा तो पूरे का पूरा चांद अडानी को दे देंगे. एक हिस्सा नहीं देंगे, साउथ ब्लॉक पूरा चांद दे देंगे. वो तो मोदी जी का बस नहीं चल रहा है कि पूरे चांद पे वो अपने कब्जे को ऐलान कर दे. शिव शक्ति पॉइंट के नाम को लेकर हो रहे विपक्ष के हमलों पर बीजेपी ने पलटवार किया. बीजेपी ने सवाल किया कि महुआ मोइत्रा को भारत के मुसलमानों की इतनी चिंता क्यों है और क्या उन्होंने चांद पर जाने की इच्छा जताई है. बीजेपी नेता ने कहा कि टीएमसी को वैज्ञानिकों के कमाल पर तकलीफ क्यों हो रही है. इतराज क्या है? शिव शक्ति जो नाम रखा, कहीं इससे दर्द तो नहीं हो रहा टीएमसी को? तिरंगा नाम रखा तो उनको दर्द तो नहीं हो रहा? कहीं उनको इस बात का दर्द तो नहीं हो रहा कि जो वैज्ञानिकों ने कमाल किया है वहाँ, उससे उनको परेशानी तो नहीं है? वहीं उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि शिव शक्ति नाम रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को गौरवान्वित किया है. तो यह भी हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे शिव शक्ति के स्थान को चांद पर भी अध्यात्मवाद से हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को इस नामकरण से गौरवान्वित किया है. और इन सबके बीच चंद्रयान 3 ने चांद के बारे में अहम जानकारियां देना शुरू कर दिया है. विक्रम लैंडर पर चांद के थर्मल बिहेवियर को जांचने के लिए लगे चेस पेलोड ने शुरुआती डेटा भी भेज दिया है, जिसका ग्राफ इसरो ने ट्विटर पर साझा किया है. इसके मुताबिक चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है. हालांकि गहराई में जाने पर तापमान तेजी से गिरता भी है. चांद की सतह से 80 मिलीमीटर भीतर जाने पर तापमान -10 डिग्री तक पहुंच जाता है. इसरो ने जो ग्राफ शेयर किया है वो अलग अलग गहराइयों पर तापमान में अंतर को दिखा रहा है. इस ग्राफ को देखकर लगता है कि चांद की सतह गर्मी को बनाए नहीं रख पाती. दरअसल चेस्ट में एक टेम्परेचर प्रोब है जो सतह में 10 सेंटीमीटर की गहराई तक जा सकता है. इसमें 10 अलग अलग तापमान सेंसर्स लगे हुए हैं. इसरो ने कहा है कि इस डेटा का विस्तृत अध्ययन जारी है. नासा समेत 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं. यह पहली बार है जब अमेरिका की तरफ से लॉन्च किए गए किसी स्पेसक्राफ्ट में चारों सीटों पर अलग अलग देश के अंतरिक्ष यात्री बैठे थे. दरअसल नासा के एस्ट्रोनॉट के अलावा डेनमार्क, जापान और रूस के अंतरिक्ष यात्री 6 महीने के मिशन के लिए स्पेस स्टेशन गए हैं. इस कैप्सूल में सवार 4 लोग मिशन कमांडर और नासा के अंतरिक्ष यात्री जैस्मीन मोघबेली, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री और मिशन पायलट एंड्रियास मोगेन्सन, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री सातोशी फुराकावा और रूसी अंतरिक्ष यात्री कॉन्स्टेटिन बोरिसोव इसमें सवार हैं. और ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं. इन तस्वीरों को देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का मिशन है. 4 अंतरिक्ष यात्री
स्पेस स्टेशन भेजे गए हैं और ये 6 महीने का मिशन है। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में भी चंद्रयान 3 की सफलता का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने चंद्रयान मिशन में महिलाओं के योगदान की सराहना की और कहा कि देश की बेटियों ने इस मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर जैसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही हैं। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। पीएम ने कहा कि चंद्रयान की सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए कम है। इस मौके पर उन्होंने अपनी एक पुरानी कविता भी सुनाई। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर, अभी तो सूरज उगा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी की सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान की मीडिया चांद पर चंद्रयान 3 की कामयाबी और लैंडिंग की जमकर तारीफ कर रही है और अपनी ही सरकार यानी पाकिस्तान की सरकार की खिंचाई कर उन्हें आईना दिखा रही है। पाकिस्तान के टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठे एंकर्स चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद इसरो के कमांड सेंटर में जश्न को देखकर हैरान थे। चांद पर भारत के कदम को पाकिस्तान की मीडिया ने पॉजिटिव तौर पर लिया है। वहां की मीडिया ने पाकिस्तान के हुक्मरानों से भारत से सीख लेने की बात कही और कहा कि अगर भारत से मुकाबला करना ही तो विकास में करो, साइंस और टेक्नोलॉजी में करो। पाकिस्तान की मीडिया ने भारत की तारीफ करते हुए अपने मुल्क को गिरेबान में झांकने की सलाह दे डाली। पाकिस्तान की आवाम और मीडिया को ये अब समझ आ चुका है कि लड़ाई झगड़े जंगों से देश मजबूत नहीं होता। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने उनकी आंखें खोल दी हैं। पाकिस्तान की मीडिया ही नहीं, वहां के आम नागरिक और धार्मिक संगठनों के बड़े नेता भी चंद्रयान 3 की कामयाबी के कायल हो गए हैं। सभी भारत की तारीफ कर रहे हैं और अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान में जमाते इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने चंद्रयान 3 के बहाने पाकिस्तानी सरकार की आलोचना की। सिराजुल हक ने कहा कि भारत ने चांद पर कदम रखा और इधर पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी कौम की गर्दन पर कदम रखा ताकि IMF के कहने पर इनका खून चूसा जाए। सिराजुल हक के कहने का मतलब था कि भारत चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान अपनी जनता को खाना तक नहीं खिला पा रहा है। पाकिस्तानी आवाम वहां की सरकार के जुल्म सितम से परेशान हो चुकी है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में पीएम पद के चेहरे पर घमासान मचा हुआ है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बताया। तो इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन में पीएम पद के लिए कई नामों को गिनाकर अखिलेश यादव की भी दावेदारी ठोक दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से श्री अखिलेश यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ममता जी हैं और दूसरे दलों के लोग हैं। तो हमारे यहाँ तो कई चेहरे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा नहीं है। हालांकि पीएम पद की प्रबल इच्छा रखने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद को पीएम पद की रेस से बाहर बताया। हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से न बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। तो क्या नीतीश कुमार मान चुके हैं कि इंडिया गठबंधन में उन्हें पीएम पद के चेहरे पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा? इसीलिए नीतीश के बयान के बाद बीजेपी ने भी नीतीश कुमार पर तंज कसना शुरू कर दिया। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में साइडलाइन हो चुके हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट चुका है। नीतीश जी का सपना चकनाचूर हो गया। अब तो राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे, ये एक प्रकार से तय हो चुका है। तो प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, उनकी जो दावेदारी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। वहीं बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार का मकसद इंडिया गठबंधन को जिताना है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लोग नीतीश को पीएम के लायक समझते हैं। सब जगह इनकी चर्चा होती रहती है कि ये प्रधानमंत्री के लायक हैं, प्रधानमंत्री के सभी अहर्ता को पूरा करते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी ने भी कहा कि नीतीश कुमार का खुद पीएम बनने का कोई इरादा नहीं है।
इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त से होने जा रही है। माना जा रहा है कि मुंबई में होने वाली बैठक के बाद इंडिया गठबंधन का कुनबा और बढ़ सकता है। कई और पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन में नई पार्टियों के शामिल होने के संकेत भी दिए हैं। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने भी कई नए दलों के गठबंधन में आने की संभावना जताई है। इंडिया गठबंधन की बैठक पटना में हुई थी, जिसमें 15 पार्टियां शामिल हुई थी, जबकि बेंगलुरु में इंडिया की जो दूसरी बैठक हुई 26 दल उसमें शामिल हुए थे। और अब इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है, जो 31 अगस्त से शुरू होगी और 1 सितंबर तक चलेगी। इस बैठक में गठबंधन के एजेंडे पर चर्चा होगी और गठबंधन का कॉमन लोगो भी लॉन्च हो सकता है। इंडिया की बैठक में चुनाव कमेटियों का गठन हो सकता है और इंडिया गठबंधन के संयोजक के नाम पर भी फैसला लिया जा सकता है। मदुरै रेलवे स्टेशन पर आज फॉरेंसिक टीम जांच करने पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने उस कोच की जांच की जिसमें बीते दिन आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस दौरान यात्रियों का सामान भी बरामद किया गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ। इस हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखे जाने पर आपत्ति जताई है। राउत ने कहा कि पॉइंट का नाम साइंटिस्ट विक्रम साराभाई पर रखा जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी हर जगह हिंदुत्व ले आती है। यूपी के चंदौली से हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। अराजक तत्वों ने मंदिर के बाहर लगी नंदी भगवान की मूर्ति को जबरदस्ती हटाया और अपने साथ ले गए। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश के तहत बनाए गए B20 यानी कि बिजनेस 20 की समिट को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस समिट में दुनिया भर के 55 देशों के 15,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्हें पीएम मोदी ने भारत के उद्योग की कामयाबी के बारे में बताया। अपने संबोधन की शुरुआत पीएम ने चंद्रयान की कामयाबी से की और बताया कि इस साल भारत में फेस्टिवल सीजन की शुरुआत 23 अगस्त से ही शुरू हो गई। पीएम ने कहा कि ये उत्सव चंद्रयान के चंद्रमा पर पहुंचने का है। ये सेलिब्रेशन स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी और इक्वलिटी लाने का है, और यही तो इस B20 समिट की थीम है, रेस। पीएम ने कहा कि चंद्रयान मिशन की कामयाबी में इसरो की बहुत बड़ी भूमिका रही, लेकिन इसमें भारत के उद्योग जगत ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया। चंद्रयान में यूज किए गए अनेक कंपोनेंट्स हमारी इंडस्ट्री ने, हमारी प्राइवेट कंपनियों ने, हमारे MSMEs ने उसको आवश्यकता के अनुसार तैयार कर समय सीमा पर उपलब्ध कराए हैं। पीएम ने इस दौरान कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए बताया कि मुश्किल समय में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाएं मुहैया कराई। हरियाणा के नूंह में हिंदू संगठनों ने कल एक बार फिर ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने इस यात्रा को इजाजत नहीं दी है, क्योंकि नूंह प्रशासन को आशंका है कि अगर ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई तो फिर से वैसी ही हिंसा हो सकती है जैसी 31 जुलाई को शोभा यात्रा के दौरान हुई थी। हिंदूवादी संगठनों के ऐलान के बाद से पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई है और हम आपसी जो है समझा बुझाकर सब कुछ कंट्रोल करने की अभी अपनी वो प्रयास भी जारी है। और इसके अलावा लैंड ऑर्डर के लिए डिप्लॉयमेंट काफ़ी हद तक की जा चुकी है। डिप्लॉयमेंट के फ्रंट पे भी हम अपना बंदोबस्त पूरा करके रखें। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी सभी संगठनों और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और लोगों को स्थानीय मंदिरों में पूजा करने को कहा है। महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है तो वहाँ की लैंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना इस प्रकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है। अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा न करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें। हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए नूंह प्रशासन ने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि में शामिल न होने की अपील की है। लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन से ब्रजमंडल शोभा यात्रा की मंजूरी न मिलने के बावजूद हिंदू संगठन कल नूंह में शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं।
इसके साथ ही ब्रजमंडल शोभा यात्रा के आयोजकों ने कल यानी सावन के आखिरी सोमवार पर यात्रा निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। कल सुबह 11 बजे सर्व हिंदू समाज के बैनर तले ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हिंदू संघों के कई नेता शामिल होंगे। शांति और सद्भाव के साथ में सर्व हिंदू समाज इस यात्रा को निकाला है। सब कुछ ठीक निकलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदू संगठनों के शोभा यात्रा के ऐलान के बाद नूह में नल्हड़ महादेव मंदिर के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्य द्वार पर सीआरपी और तमाम केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है। किसी के भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। ब्रजमंडल शोभा यात्रा में शामिल होने वाली हिंदू सेना ने यात्रा पर रोक लगाने के प्रशासन के फैसले का विरोध किया और पुलिस से यात्रा के दौरान सुरक्षा देने की मांग की है। हरियाणा के नूह में कल निकाली जाने वाली हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन और सरकार अलर्ट मोड पर हैं और नूह जिले को छावनी में बदल दिया गया है और जिले के सभी बॉर्डर पर आरएएफ और केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। नूह के सभी एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की जांच की जा रही है। संदिग्ध गाड़ियों को रोककर पूछताछ की जा रही है। नूह में एंट्री करने से पहले ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। हर एक जो गाड़ियां आ रही हैं गुरुग्राम से नूह की तरफ, जो भी गाड़ियां जा रही हैं उनको चेक करके ही आगे भेजा जा रहा है। शोभा यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस की स्पेशल टीमें जिले की हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं। नूह जिले में इंटरनेट सेवा कल रात 12 बजे तक बंद कर दी गई है। जो पुलिस की टीम्स हैं, स्पेशल टीम्स हैं, वो लगातार लोकल इंटेलिजेंस की टीमों के साथ काम कर रही हैं कि कल किसी भी तरीके की कोई भी हिंसा की घटना ना हो। जिले में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस और प्रशासन की विशेष नजर है। नूह में हिंदू संगठनों की कल होने वाली शोभा यात्रा पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पाबंदी के फैसले को सही बताया, वहीं जेडीयू ने हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को बेबस बताया और कहा कि अतिवादी कुछ ताकतें नूह का माहौल खराब करना चाहती हैं। कुछ अतिवादी ताकतें वहां पर माहौल खराब करना चाहती हैं और मुझे अफसोस है कि हरियाणा की सरकार बेबस है, चुप है और मौन है। वहीं कांग्रेस ने नूह प्रशासन के शोभा यात्रा पर रोक के फैसले को सही बताया है। इस यात्रा पर पाबंदी लगनी चाहिए और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दोनों पर सरकारों को नजरें बनाए रखनी चाहिए। बीजेपी चुनाव से पहले नूह में जो कुछ हुआ इसी तरीके की हरकतें करती है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी कि अगर शोभा यात्रा निकली तो किसान भी नूह में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अगर 28 तारीख में वहाँ पे यात्रा निकलेगी तो इस किसान की भी ट्रैक्टर यात्रा वहाँ पर निकलेगी। बीजेपी ने हिंदू संगठनों की शोभा यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि यात्रा निकलने से नूह में सौहार्द और भाईचारे का संदेश जाएगा। नूह में कल हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही नूह सहित हरियाणा के अन्य जिलों में कई पाबंदियां लगाई गई हैं। नूह जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले में 28 अगस्त रात 12 बजे तक इंटरनेट और एसएमएस सर्विस भी बंद रहेगी। जिला प्रशासन ने नूह के मंदिरों में 2 दिन तक बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। लोगों के हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तलवारें, लाठियां, कुल्हाड़ी, चाकू लेकर चलने पर रोक है। नूह के सभी एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की जांच भी की जा रही है। पूरे जिले में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। सोशल मीडिया और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नूह में 28 अगस्त को स्कूल, कॉलेज और बैंक भी बंद रहेंगे। प्रशासन ने दुकानदारों को दुकान न खोलने की सलाह दी है। जिले में सभी सीमाओं को, जिले से जो सटी हुई सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज G20 समिट के लिए कारकेड रिहर्सल की। विदेशी मेहमानों को उनके होटल से कार्यक्रम स्थल तक लाने वाले रूट्स पर आज कारकेड रिहर्सल की गई। G20 समिट प्रगति मैदान में होगा और यहां तक मेहमानों को पहुंचाने के लिए 31 वीआईपी रूट्स बनाए गए हैं। G20 मेहमानों की बैठक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगी। 2700 करोड़ की लागत से बनाए गए इस कॉम्प्लेक्स का पिछले महीने पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा और साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में आयोजित बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में भारत की भूमिका का जिक्र किया और कहा कि महामारी ने दुनिया को विकासशील देशों की अहमियत समझा दी है। मन की बात कार्यक्रम के 104वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से G20 सम्मेलन को मिलकर कामयाब बनाने की अपील की। साथ ही पीएम ने चंद्रयान 3 की सफलता, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, पर्यटन, डेयरी इंडस्ट्री पर भी बात की। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत चंद्रयान 3 की सफलता से की है और इसके बाद दिल्ली में अगले महीने होने वाले G20 समिट को भी सफल बनाने की अपील की। सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। पीएम ने कहा कि G20 समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, जिसमें 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक वैश्विक संगठन शामिल होंगे। पीएम ने कहा कि G20 बैठक के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी, लिहाजा इस सम्मेलन को मिलकर सभी देशवासियों को कामयाब बनाना है। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा कि आइए मिलकर G20 के सम्मेलन को सफल बनाएं, देश का मान बढ़ाएं। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर को G20 बैठक आयोजित की जाएगी। G20 समिट को लेकर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों का दिल्ली में जमावड़ा लगने वाला है, जिससे खास तौर पर 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली वालों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में कई सवाल उठते हैं जिनके जवाब जानना दिल्ली वालों के लिए बेहद जरूरी है। जैसे पहला सवाल यह है कि क्या दिल्ली में सभी दफ्तर बंद रहेंगे? तो इसका जवाब यह है कि दिल्ली में कुछ रास्तों से आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ट्रैफिक रूट में भी बदलाव होगा, लिहाजा कर्मचारियों को परेशानी से बचाने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार ने अपने सभी दफ्तरों को बंद रखने का आदेश दे दिया है। साथ ही निजी दफ्तरों को भी बंद रखने के लिए कहा गया है, लिहाजा कुछ संस्थान वर्क फ्रॉम होम मोड में काम कर सकते हैं। दफ्तर के बाद दूसरा सवाल यह भी है कि क्या स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे? इसका जवाब यह है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद रखने के लिए आदेश दे दिया गया है। एमसीडी के स्कूल भी बंद रहेंगे। तीसरा सवाल यह कि सड़कों पर प्रतिबंध रहेगा तो लोग सफर किस तरह से करेंगे? तो इसके लिए दिल्ली के लोगों को मेट्रो का सहारा लेना सबसे बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच केवल आवश्यक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर आप किसी भी वजह से नहीं निकल पाएंगे। चौथा सवाल यह है कि क्या नई दिल्ली में बैंक, दुकानें और मॉल भी बंद रहेंगे? इसका जवाब है हां, नई दिल्ली में सभी बैंक, वित्तीय संस्थान, दुकानें और मॉल्स को भी बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। पांचवा और सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या मोहल्ले की दुकानें भी बंद रहेंगी? तो इसका जवाब है नहीं। किराना स्टोर, सब्जी, दूध, दवा समेत सभी जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। सिर्फ गैर जरूरी गतिविधियों पर ही प्रतिबंध लगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एक सवाल पर चीन के मंत्री पर सन्नाटा छा गया। शुक्रवार को दिल्ली में G20 देशों के वाणिज्य मंत्रियों के बीच सवाल जवाब का दौर चल रहा था। इसी दौरान मंच पर बैठे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका चीन के वाणिज्य मंत्री वांग शुवेन के पास कोई जवाब नहीं था। गोयल ने पूछा कि आखिर चीन लागत से भी इतना सस्ता माल कैसे बेचता है। We just can't seem to understand the kind of pricing, the kind of cost at which you are supplying goods. It's a matter that I think all the ministers would like to know. How you can supply goods at less than the raw material cost. इस सवाल को सुनकर चीन के मंत्री बगलें झांकने लगे और सीधा जवाब न देकर पीयूष गोयल की ही तारीफ करने लगे। I would like to congratulate you to be a very successful trade minister for India, because even though you are not able to balance your trade with each and every of your trading partner, you have been very successful in maintaining a global trade balance overall for the country. दरअसल पीयूष गोयल हल्के फुल्के अंदाज में चीन की खिंचाई कर रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि चीन के सस्ते माल की क्वालिटी कैसी होती है।
G20 के वाणिज्य मंत्रियों के पैनल डिस्कशन में मंच पर पीयूष गोयल की बाईं ओर कैथरीन ताई नाम की महिला बैठी हुई थी। कैथरीन ताई के नाम से चीन चिढ़ उठता है, क्योंकि कैथरीन ताई लगातार चीन की नीतियों और ताइवान को लेकर चीन का विरोध करती रहती हैं। ऊपर से कैथरीन चीनी मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। उनके माता पिता चीन में पैदा हुए और ताइवान में उनकी परवरिश हुई। कैथरीन अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि हैं। उन्हें राजदूत का दर्जा मिला हुआ है। Your theme for G20, which I really think I've been thinking about it on all the way from Jaipur to here today. It's one planet, one family, one future. चीन को मिर्ची तब और लग गई जब पीयूष गोयल ने कहा कि कैथरीन उनके दिल के करीब हैं। Heart was on the left-hand side. So my heart here is with Catherine Tai from the United States of America. कैथरीन दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आई हुई हैं। कैथरीन चीन की मैंडरिन भाषा में एक्सपर्ट भी हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में बस गिनती के ही दिन बचे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आधा सितंबर बैंक बंद रहेंगे, इसलिए आप अपने जरूरी काम अभी निपटा लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। सितंबर में कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ईद ए मिलाद जैसे कई त्योहार हैं। आरबीआई के मुताबिक सितंबर महीने में 30 दिनों में से 16 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसमें कुछ छुट्टियां केवल कुछ राज्यों के लिए ही मान्य होंगी, जैसे कि 25 सितंबर को श्रीमंत शंकर देव की जयंती पर सिर्फ गुवाहाटी में ही बैंक बंद रहेंगे। वहीं दिल्ली में G20 समिट की वजह से 8 से 10 सितंबर तक बैंक बंद रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी सेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। अमेरिकी नौसेना के पायलट यहां युद्धाभ्यास कर रहे थे जब अचानक एक V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें सवार 23 सैनिक बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें से 3 सैनिकों की बाद में मौत हो गई। एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स 24 घंटे के भीतर 2 रॉकेट लॉन्च कर चुकी है। एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से 22 नए स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए। वहीं बीते दिन 4 वैज्ञानिकों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक नया वीडियो जारी कर 37 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। वहीं यूक्रेन सेना ने रूसी कब्जे वाली क्रीमिया पर फिर हमला करने की चेतावनी दी है। अमेरिका के बॉस्टन शहर में हथियारबंद शख्स ने एक परेड पर फायरिंग की। गोलीबारी की इस घटना में 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है। ताइवान की राजधानी ताइपे में एक नए हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस नए मंदिर को भारत और ताइवान के बीच संबंधों में मील का पत्थर बताया जा रहा है। मंदिर को सबका मंदिर नाम दिया गया है। यहाँ भगवान शंकर की उपासना के लिए शिवलिंग स्थापित किया गया है। राधा कृष्ण और राम दरबार भी सजाया गया है। वहीं देवी दुर्गा को भी यहाँ उचित स्थान दिया गया है। इस मंदिर से पहले इस्कॉन संस्था की ओर से कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अब एक के बाद एक खुल रहे मंदिरों को भारत और भारतीयों की बढ़ी लोकप्रियता का फल बताया जा रहा है। धार्मिक भावनाओं के अलावा ये मंदिर राजनीतिक मायनों से भी खास माना जा रहा है। ताइवान और चीन के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। वहीं सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच मामला गरमाया हुआ है। ऐसे में इस हिंदू मंदिर को ताइवान और भारत के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों के गहरा होने की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है, जिससे चीन चिढ़ सकता है। वहीं विदेश से आज 2 खौफनाक तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से है, जहां एक पेट्रोल पंप पर आग लगने के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के घरों के शीशे टूट गए। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर सूडान की राजधानी खार्तूम की है, जहां एयरपोर्ट के फ्यूल डिपो पर जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। सूडान में पिछले करीब 4 महीने से गृह युद्ध जारी है। यहां सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच सत्ता पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। जी न्यूज़।